हेलो एस्पायरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम 15 नवंबर की हमारी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए जान लेते हैं सबसे पहले हमारी आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां कौन सी है। आज की हमारी 4 न्यूज़ महत्वपूर्ण होगी। पहला होगी डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नियम जो है वो जारी किए गए, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी होगी कि हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवंबर को मनाई गई है, तो उसके बारे में जान बात करेंगे। साथ-साथ में इसमें मुंडा विद्रोह की भी चर्चा हम लोग करेंगे। स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूलन के लिए बेलेम कार्य योजना जो है वो आई है, उसके बारे में बात करेंगे। इस न्यूज़ में ऐसा कि जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ न्यूज़ हो गया मेरी कार्यस्थल पर बढ़ता तनाव और उस कार्यस्थल पर बढ़ते तनाव के कारण जो डायबिटीज़ का खतरा बढ़ रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ संक्षिप्त सुर्खियाँ होंगी प्रीलिम्स के लिहाज से, जैसे कि गवर्नमेंट शटडाउन क्या होता है, ये अमेरिका में हुआ था। थोक मूल्य सूचकांक और अपस्फीति, साथ-साथ में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, गरुड़ अभ्यास, तुकार्ना झील जो कि केन्या में है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट, इन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ-साथ में एक हमारा सुर्खियों में रहा स्थल भी है ग्रीनलैंड, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बात करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर की। हमारी पहली मुख्य खबर है बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती हम आज मना रहे हैं 15 यानी कि 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को ही सरकार ने घोषित किया था जनजाति गौरव दिवस, यानी कि जो बिरसा मुंडा की जो जयंती होती है उसको सरकार ने 15 नवंबर को होती है, और 15 नवंबर को सरकार ने घोषित किया हुआ है कि अब से हम 15 नवंबर को हर बार मनाएंगे जनजाति गौरव दिवस। और जो ये घोषित किया गया था, ये 2021 में सरकार के द्वारा घोषित किया गया था कि 2021 के 15 नवंबर से हर साल जब 15 नवंबर आएगा तो हम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती उस दिन मनाया करेंगे और उसको बोलेंगे जनजाति गौरव दिवस। तो इस न्यूज़ में देखिए मेनली हिस्ट्री की न्यूज़ है हमारी, है ना। प्रीलिम्स के लिहाज से मैं ज़्यादा थोड़ा-सा इसको इम्पोर्टेंट बोलूँगा कि भगवान बिरसा मुंडा ने क्या काम किए थे, साथ-साथ में जो मुंडा विद्रोह है, उसके कारण क्या थे, है ना? तो बात करते हैं इसकी। और हिस्ट्री का जो पेपर है आपका, पेपर 1 हो गया इधर, और प्रीलिम्स के लिए थोड़ी-सी काम की होगी, है ना? तो देखिए प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन किया हुआ है भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, परंतु प्रारंभिक जीवन के बारे में जनरली सवाल ऐसा पूछता नहीं है यूपीएससी। जो उन्होंने काम किए हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या फिर जनजातीय आंदोलन के संदर्भ में, उनके बारे में जनरली पूछा जाता है। तो प्रारंभिक जीवन के बारे में हल्का सा ब्रीफली जान लेते हैं कि क्या है वास्तव में। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1875 में, वर्तमान जो झारखंड के खुंटी जिले के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, दाऊद मुंडा इनका बचपन का नाम था। ये जनरली पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है ना। ये छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा जनजाति जो है, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है आपका, छोटा नागपुर पठार जो है, वहीं ये जनजाति मुंडा जनजाति मेनली रहती है। तो मुंडा जनजाति से संबंधित है और यह क्षेत्र वर्तमान में झारखंड में, और झारखंड में ही बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा के रूप में पूजा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो बिरसा मुंडा के बारे में और बात करें कि क्या है। तो देखिए उनकी शिक्षाएं और विश्वास के बारे में बात करें इनिशियली, तो उन्होंने एकेश्वरवाद की बात करी कि ईश्वर एक है, हो सकता है कि उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग है। और ये भारत के जो पुराने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के टाइम पे भी सारे बुद्धिजीवी रहे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सभी ने यही बोला कि एक ईश्वरवाद और उसके पहुंचने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, परंतु ईश्वर एक ही है ना। तो बिरसा मुंडा ने बिरसाइत नामक एक नए पंथ की स्थापना करी। और यह संप्रदाय जो था बिरसाइत, ये जो था एक ईश्वर में विश्वास करता था कि ईश्वर एक ही है। और इस बिरसाइत नामक नए पंथ के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा ने कोशिश करी कि आदिवासी समाज में जो कुरीतियां विद्यमान है उसके लिए एक आचार संहिता बनाई जाए, और आचार संहिता बनाकर उन कुरीतियों को सुधार किया जाए या खत्म किया जाए या फिर समाज के सुधार के लिए किया जाए। तो एकेश्वरवाद की बात करी, उसके लिए बिरसाइत एक नामक नया पंथ बनाया, और जनजातियों में सुधार के लिए आचार संहिता लागू करने पर इन्होंने बल दिया। अगला है जनजाति आस्था का पुनरुत्थान। तो देखिए उस टाइम पे भारत में ब्रिटिश काल के दौरान ईसाई गतिविधियां काफ़ी बढ़ रही थी। ईसाई गतिविधियां यानी कि ईसाई जो मिशनरी थे वो भारतीयों का धर्मांतरण कराया करते थे, और जनजातियों का तो ज़्यादा कराया करते थे। तो ईसाई मिशनरी जब धर्मांतरण कराया करते थे, वो बोला करते थे कि आपकी संस्कृति वो निकृष्ट है और हमारी संस्कृति बेहतर है। तो कहीं ना कहीं वो जो जनजातियों की संस्कृति, समाज, जो उनकी परंपरा है, उनको निकृष्ट बताया करते थे, और बोला करते थे कि आप ईसाई धर्म को ज्वाइन कर लीजिए। तो भगवान बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म के खिलाफ या उसके
प्रतिरोध में भी कहीं ना कहीं काम किया, कि ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को अस्वीकार किया और उसको कम करने का प्रयास किया। साथ साथ में बोला कि पारंपरिक मुंडा धार्मिक प्रथाएं जो है, अगर उनमें भी कुछ कमियां हैं तो सुधार करेंगे। ईसाई धर्म को तो खारिज ही कर रहे हैं, परंतु हमारी संस्कृति, समाज, रीति रिवाजों में अगर कोई ऐसी समस्या है तो हम उसका सुधार खुद ही करेंगे मुंडा जनजाति में, है ना। नैतिक अनुशासन की भी उन्होंने बात करी। नैतिक अनुशासन, उन्होंने बोला कि देखिए स्वच्छता होनी चाहिए, इंसान को कठोर परिश्रम करना चाहिए, शराब से दूर रहना चाहिए, जो कि जनजातियों में एक आम प्रचलित चीज है शराब, तो उसको बोला कि शराब से दूर रहना चाहिए, तथा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में इंसान को पवित्रता पर जोर देना चाहिए। ऐसा किन्होंने बोला, बिरसा मुंडा ने। तो ये आप इथिक्स के लिहाज से थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी बिरसा मुंडा की इस बात को आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब औपनिवेशिक प्रतिरोध में इन्होंने क्या योगदान दिया, देखिए इन्होंने मेन जो योगदान था इनका औपनिवेशिक प्रतिरोध में वो था कि मुंडा विद्रोह जो था उसका नेतृत्व इन्होंने किया। और इस मुंडा विद्रोह को उल गुलान या फिर महान हलचल या फिर महान विप्लव भी इसको बोला जाता था। और इसी के बारे में यूपीएससी ने आई गेस 2021 में सवाल पूछा कि महान उल गुलान जो था वो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो वहां पे बस सिंपल सा टिक करना था कि मुंडा विद्रोह से संबंधित। इतना सिंपल सवाल यूपीएससी ने पूछा था। सन थोड़ा सा एक आध साल ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु ये सवाल पूछा हुआ है कि महान उल गुलान किससे संबंधित था। ठीक है, मुंडा जनजाति में बिरसा के योगदान के कारण उन्हें भगवान का, मतलब जो मुंडा जनजाति में उनके लिए जो बिरसा मुंडा ने काम किया, इसी के कारण उनको भगवान का दर्जा वो जनजाति देते हैं और बोलते हैं उनको धरती आबा। धरती आबा माने कि जो पृथ्वी है, आबा उसका पिता, पृथ्वी का पिता के रूप में बिरसा मुंडा की या भगवान बिरसा मुंडा की पूजा की जाती है मुंडा जनजातियों के द्वारा, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र या फिर झारखंड जो है वहां पर रहती है। ठीक है, तो ये इनका योगदान था। अब इनके मूल्य और विरासत के बारे में बात कर ली जाए तो देखिए क्या है, मृत्यु 9 जून 1900 की एक बीमारी के कारण उनकी रांची की जो जेल थी उसमें मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश ने इनको मुंडा विद्रोह के कारण पकड़ लिया था। उनके आंदोलन जो था, ये जो उनका आंदोलन चल रहा था मुंडा विद्रोह, उसमें कहीं ना कहीं जो जनजाति उस, मतलब देखिए जो मुंडा विद्रोह उसके कारण थोड़ा सा आगे दिए हुए हैं। मुंडा विद्रोह के कारण कहीं ना कहीं एक जनजातियों के द्वारा या फिर मुंडा जनजाति के द्वारा को या मुंडा जनजाति को ब्रिटिश के द्वारा बेगार में काम लिया जाना भी था। तो जब ये आंदोलन किया गया मुंडा विद्रोह, तो इसमें कहीं ना कहीं आगे इसका प्रभाव ये देखने को मिला कि बेगार प्रथा जो है वो समाप्त हुई। और एक साथ साथ में काश्तकारी अधिनियम 1903 पारित किया गया, जिसके तहत खुट कट्टी प्रणाली, यानी कि एक तरह से सामुदायिक संपत्ति की जो अवधारणा होती है जनजातियों में, खुट कट्टी प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। मतलब देखिए ये सारे जो है प्रभाव, अगर आपसे कोई मुंडा विद्रोह के बारे में पूछे या बिरसा मुंडा की विरासत के बारे में पूछे, ये प्रभाव आप लिख सकते हैं कि उन्होंने बेगार प्रथा को समाप्त करने का काम किया। और मुंडा विद्रोह का भी इम्पैक्ट ये हुआ कि बेगार प्रथा समाप्त हुई। काश्तकारी अधिनियम 1903 पारित हुआ, जिसके तहत ये बात की गई कि खुटकट्टी की जो प्रणाली है सामुदायिक संपत्ति की, उसको वापस से मान्यता दी जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा जनजातियों में जो ये खुदकट्टी प्रणाली थी ये कहीं ना कहीं समाप्त कर दी गई थी। और संपत्ति जो भूमि थी उस पर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संपत्ति की एक अवधारणा है वो थोप दी गई थी। साथ साथ में 1908 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी पारित किया गया। इसके तहत ये बोला कि जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसमें जो आदिवासियों की जमीन जो होगी उसको गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं किया सकता। मतलब ये था कि जो आदिवासी है उसकी जमीन आदिवासी से इतर अगर कोई पर्सन खरीदना चाहता है तो नहीं खरीद पाएगा, और कोई बेचना भी चाह रहा है तो भी बेच नहीं पाएगा। वो केवल आदिवासी अगर होगा तो ही उसको वो जमीन बेची जा सकेगी या फिर वो खरीद सकता है। तो ये था, ये कहीं ना कहीं जनजातियों की एक सुरक्षा के लिए वहाँ पे किया गया था। और ये मुंडा विद्रोह का इम्पैक्ट भी था और कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा की विरासत भी थी कि ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया, जिसके तहत वहाँ पर जो जमीन है छोटा नागपुर के क्षेत्र में उसको गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। ओके, अब मुंडा विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हम लोगों ने बात कर रहे हैं बार बार। देखिए बिरसा मुंडा ने 1895 के आसपास छोटा नागपुर, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासियों को एकजुट किया। देखिए ये सब अभी बने, उस टाइम पे छोटा नागपुर के आसपास, मतलब मुंडा जनजाति जितनी थी उस एरिया में, छोटा नागपुर के आसपास की, में सबको एकजुट किया और इस आंदोलन की शुरुआत करी। इस आंदोलन का लक्ष्य था दीकू लोग, दीकू यानी कि बाहरी लोग, जो उस क्षेत्र के बाहर के लोग हैं, भले वो जमींदार हो, साहूकार हो या ब्रिटिश हो, उनको
और यूरोपीय लोगों को अपने क्षेत्र से निकालकर एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया मुंडा विद्रोह में। ठीक है, विद्रोह के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारण क्या थे? कारण हम लोग देख चुके हैं कि ब्रिटिश के द्वारा कहीं ना कहीं जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और किसानों और रैयतों पर या फिर जनजातियों पर जमींदारों को थोप दिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जनजाति व्यवस्था जो शुरू की गई थी, औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने मुंडा समुदाय की मुंडारी खुदकुट्टी प्रणाली या फिर जैसे सामुदायिक भू स्वामित्व की जैसी पारंपरिक प्रथाओं को समाप्त कर दिया था और जमींदारी व्यवस्था को शुरुआत कर दिया था। जमींदारी व्यवस्था के तहत यही था, आपने नाम सुना होगा उसका, परमानेंट सेटलमेंट भी इसको बोला जाता था, कि जो किसान है उनको रैयत बना दिया गया और भूमि पर मालिकाना हक किसका स्थापित किया गया था? जमींदार का। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के चलते आदिवासी समाज में बेथ बेगारी यानी कि जबरन उनको मजदूरी करवाना, बंधुआ मजदूरी यानी कि बंधुआ मजदूरी क्या होता है? एक तरह से थोड़े बहुत पैसे दे दिए और साल भर अपने साथ काम रखे, है ना। तो ऐसी कुरीतियां भी थी जिनके कारण भगवान बिरसा मुंडा ने आंदोलन शुरू किया ताकि कहीं ना कहीं जनजातियों को एक तो जमींदारी व्यवस्था जो है उसके खिलाफ संघर्ष किया जा सके एंड बेगारी की जो प्रथा चल रही है उनमें उसको भी समाप्त किया जा सके। दीकुओं, बाहरी लोग, साहूकार, व्यापारी, मिशनरी आदि द्वारा शोषण किया जा रहा था, इसके कारण भी आंदोलन शुरू हुआ। मिशनरियों द्वारा उनकी पारंपरिक संस्कृति की आलोचना की जा रही थी। मैंने आपको बोला कि ईसाई मिशनरी उनके धर्मांतरण के लिए उनकी पारंपरिक संस्कृति, रीति रिवाज और पहनावा जो भी चीज़ थी सबकी आलोचना किया करते थे ताकि वो अपने धर्म में उनको शामिल कर सके। ठीक है, तो अच्छा है, ये टॉपिक अच्छा है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा अपने, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हाल ही में एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूलन के लिए बेलेम कार्य योजना। तो देखिए ये हाल ही में COP30 चल रहा है आपके ब्राज़ील के बेलेम में, वहाँ पर एक बात निकल कर आई है कि स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए एक कार्य योजना लाई गई है, स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूलन के लिए बेलेम कार्य योजना। ठीक है, तो ये ब्राज़ील के बेलेम में जो COP30 चल रहा है, जारी है, और वहाँ पे ये रिपोर्ट जारी की गई कि और ये जो रिपोर्ट है, ये जो बात करी जाए, अगर इसकी रिपोर्ट नहीं, ये जो कार्य योजना है ये बात करती है कि पहली स्वास्थ्य पर केंद्रित पहली अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन पहल है। देखिए सिंपल शब्दों में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, है ना, इतनी टेक्निकल चीज़ें मत समझिए। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से क्या क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है, फसल का उत्पादन कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है, शहरी बाढ़ भी इवन आ रही है ना, आपके बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, लू ज़्यादा चलने लग गई है आजकल गर्मियों में। तो इन सब चीज़ों का स्वास्थ्य के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य को अलग नहीं कर सकते। अगर लू ज़्यादा चल रही है तो लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, कहीं ना कहीं अगर बाढ़ आ रही है तो बाढ़ में लोग बहेंगे, वो जलवायु आपदा की वजह से लोग भी प्रभावित होंगे, उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात करी जा रही है कि जो जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है मानवों के, उसको कैसे प्रभाव को कम किया जाए, इसके लिए कार्य योजना शुरू की गई है। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए विश्व में स्वास्थ्य प्रणालियां जो है उनको मजबूत करना, क्योंकि अब नई नई बीमारियां हो रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता होगी ताकि उभरती बीमारियों से एक तरह से उसका सामना किया जा सके। तो यह कार्य योजना दो प्रमुख सिद्धांतों और अवधारणाओं पर आधारित है, एक एक करके देखते हैं। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता में समानता होनी चाहिए, ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। समानता मतलब जो स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हैं वो सभी नागरिकों को कम से कम समानता के आधार पर मिले, स्त्री पुरुष, क्षेत्र के आधार पर, जाति इत्यादि, धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव ना हो, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार सबका अधिकार है ना। और जलवायु न्याय जो है वो उसको सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि जलवायु न्याय भी यही है कि जलवायु परिवर्तन को सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव है लोगों के ऊपर, उनको कम से कम किया जा सके, या फिर अगर कोई उससे प्रभावित हो रहा है तो उसको न्याय मिल सके, जलवायु न्याय। ये बात इसमें की गई। दूसरी बात इसमें की गई, जलवायु और स्वास्थ्य पर नेतृत्व और शासन विकसित करना, मतलब ऐसी कोई इंटीग्रेटेड एक संरचना ऐसी बनानी है जो जलवायु और स्वास्थ्य के जो इंटर रिलेटेड मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं एक लीडरशिप डेवलप करो और शासन व्यवस्था ऐसी स्थापित करो, जैसे कुछ अधिकारियों की ऐसी भर्ती करो जो डेडिकेटली इस तरह से काम करते हो, जिसमें सामाजिक भागीदारी भी शामिल हो। समाज की भागीदारी भी होना बहुत जरूरी है, समाज की भागीदारी के बिना तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती आपकी, तो उनको भी शामिल करना जरूरी है। जैसे कि आपदा प्रबंधन जो होता है उसमें स्थानीय समुदाय का जो एक तरह से उनकी जो विरासत रहती है, वो जैसे पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं
वो बहुत पहले से जानते हैं कि लैंडस्लाइड से हमें किस तरह से निपटता है। उनका जो ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान, उसका भी उपयोग किया जाना चाहिए, है ना। अगला क्या है, इससे जलवायु संकट रोधी स्वास्थ्य प्रणालियों के 3 कार्य क्षेत्रों का उल्लेख किया है। 3 कार्य क्षेत्र, अब इसमें क्या क्या है। पहला है पर्यवेक्षण और निगरानी करना। बात पहली सही है कि जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसका स्वास्थ्य पे जो भी इम्पैक्ट हो रहा है, सबसे पहले तो उसका डाटा, जलवायु डाटा और विश्लेषण किया जाए, ताकि पूर्वानुमान कुछ लगाया जा सके। पूर्वानुमान अगर लगा पाएंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे जो लोगों के जो हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है उसको कम किया जा सकता है। तो इसके लिए बोला कि ऐसे पूर्वानुमान चेतावनी प्रणालियां शुरू करी जाए। साथ साथ में ऐसा कुछ एकीकृत डेटा प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए ताकि पता लग सके कि जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर जलवायु कोई आपदा आ रही है तो उसके बारे में पहले से ही लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहा है ना। अब अगला है साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और क्षमता निर्माण। इसमें क्या शामिल होगा, ये सिंपल सी वर्ड है। देखिए, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े जो कार्यबल है, अब उसका कौशल विकास थोड़ा और करना होगा, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से और लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट करना होगा। महिला पुरुष की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखने वाली, समानता सुनिश्चित करने वाली स्वास्थ्य नीतियां होनी चाहिए। सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है, महिलाओं की, पुरुषों की, बच्चों की, विकलांगों की, है ना, सबकी अलग अलग होती है। तो उनके हिसाब से नीतियां बनाई जाए और कहीं ना कहीं उनमें समानता हो। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य बढ़ रहा है। देखिए, अब गर्मी ज़्यादा, बहुत तेज ज़्यादा होती है, तो लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सहायता का एकीकरण करना है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत जागरूकता नहीं है सॉरी, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत जागरूकता नहीं है। साथ साथ में क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो पेशेवर है वो भी कम है। तो कहीं ना कहीं पेशेवरों भी बढ़ाना है और साथ साथ में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता भी बढ़ानी है। नवाचार और उत्पादन कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपदा रोधी संरचना हमें बनानी है कहीं ना कहीं, ताकि आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। न्याय संगत परिवर्तन यानी कि जस्ट ट्रांजिशन करना है। न्याय संगत परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर हमें संरचना में बदलाव करना पड़ रहा है तो न्याय संगत हो, ऐसा नहीं कि एकदम से सारी चीज़ें चेंज कर दें। हमारी जो सप्लाई चेन है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, ताकि अगर कोई आपदा आती है तो एक तरह से राहत और बचाव कार्य बेहतर तरीके से कर सके हम लोग ना। निवेश और लाभ जैसी रूपरेखाएं तैयार करना या उन पर ध्यान देना, ऐसी बातें नवाचार और उत्पादन में। तो 3 कार्य क्षेत्रों का इस कार्य योजना में उल्लेख किया गया है। अब वित्त पोषण इस कार्य योजना का कैसे किया जाएगा, तो क्लाइमेट हैंड फंड कोलिशन के तहत लगभग 35 परोपकारी संस्थाएं जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स का जो फाउंडेशन है ना, उसका एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, उस प्रकार की जो परोपकारी संस्थाएं होती है उनको 35 को बोला है, या फिर वो संस्थाएं खुद आपस में साथ में आई है। उन्होंने एक क्लाइमेट एंड हेल्थ फंड्स कोलिशन बनाया है। तो 35 परोपकारी संस्थाओं ने कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रारंभ में लगभग $300 मिलियन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मतलब जैसे गेट्स का जो फाउंडेशन है, इस प्रकार की बहुत सारी परोपकारी संस्थाएं, जैसे कि हमारे देश में भी अजीज प्रेमजी को बड़े परोपकारी माना जाता है ना। तो उन 35 परोपकारी संस्थाओं ने मिलकर बोला कि हम इस कार्य योजना के लिए कम से कम प्रारंभ में $300 मिलियन आपको देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, या फिर ऐसी प्रतिबद्धता व्यक्त करिए। तो फंड के लिए भी जुगाड़ हो जाएगा यहाँ से थोड़ा ना। अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हम जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल को एक साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, आवश्यकता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य के ऊपर काफी गहरा इम्पैक्ट हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से पहले ही विश्व में स्वास्थ्य विपदाएं देखी गई हैं। एक अनुमान के अनुसार अत्यधिक गर्मी की वजह से हर वर्ष लगभग 5.4 लाख से अधिक लोग मर रहे हैं अत्यधिक गर्मी की वजह से। तो ये जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट हो गया। जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, लोग ज्यादा मर रहे हैं। विश्व भर में हर 12 में से 1 अस्पताल जलवायु आपदाओं की वजह से बंद होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। देखिए, जलवायु आपदाएं जब आती है, जैसे बाढ़ ही आ गया, हो सकता है उसमें अस्पताल बह जाए, है ना, वहाँ की संरचनाएं टूट जाए। तो 12 में से 1 अस्पताल जो है कहीं ना कहीं जलवायु आपदा जो आ सकती है उनकी वजह से बंद होने का सामना कर रहा है। 3.3 से 3.6 अरब लोग पहले से ही जलवायु परिवर्तन के खतरे वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट जहाँ सबसे ज़्यादा हो सकता है उन क्षेत्रों में कम से कम पहले ही 3.5 के आसपास अरब लोग रह रहे हैं। तो अगर जलवायु परिवर्तन थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है, तापमान थोड़ा बहुत भी ज़्यादा होता है, तो जलवायु परिवर्तन आएगा और इन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, है ना। अस्पतालों को चरम मौसम जनित घटनाओं से
41% से अधिक नुकसान का खतरा है। मतलब अगर चरम मौसम जनित घटनाएं होती है, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो लोग बीमार पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो एकदम चरम मौसमी घटनाओं को सह नहीं पाती है और इंसान बीमार पड़ जाता है। तो बात यही करेगी करी जा रही है यहाँ पे कि चरम मौसमी घटनाओं से लगभग 41% से अधिक नुकसान का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगली न्यूज़ है हमारी, कार्यस्थल पर तनाव और मधुमेह का बढ़ता खतरा। देखिए ये जो न्यूज़ है ये है कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया कि हमारे जिस वर्क प्लेस में हम लोग काम करते हैं वहाँ पे जो तनाव होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ रहा है। तो हम इसमें जानेंगे कि वो खतरा किस प्रकार से बढ़ रहा है, क्या कारण है उसके, और मधुमेह के प्रकार क्या है, और सरकार मधुमेह से निपटने के लिए क्या प्रयास कर रही है। तो न्यूज़ हमारी अगर बात करेंगे तो तनाव से संबंधित अगर कुछ बात करनी हो आपको तो यहाँ पे नहीं, मधुमेह से के कारण अगर देखने हो तो उसमें एक पॉइंट आप तनाव भी लिख सकते हैं, और साथ साथ में प्री के लिए मधुमेह के टाइप क्या है, कौन कौन से टाइप है और सरकार क्या प्रयास कर रही है, वो हमारे लिए काम करेगा, है ना। तो बात यही है, यहाँ पे एक रिपोर्ट किसने निकाली है, ICMR इंडिया बी 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10.1 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित है, बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि युवा, शहरी, कामकाजी उम्र के वयस्कों में इसका प्रसार और धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसका एक कारण जो है वो कार्यस्थल का तनाव भी है। देख लेते हैं आगे। कार्यस्थल पर तनाव और मधुमेह के होने के बीच संबंध क्या है। तो देखिए, लगातार अगर तनाव आपको रहता है, तनाव शरीर में अगर तनाव आपको है तो आपकी बॉडी बहुत रिएक्ट करेगी, आपका शरीर लगातार अत्यधिक सक्रिय रहेगा तो कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि नाम यहाँ पे कार्टिसोल और एड्रीनानिल लिल लिन, ठीक है, एड्रीनानिल, कार्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। मतलब अगर अत्यधिक हमें तनाव हो रहा है तो हमारा शरीर जो है वो हर टाइम सक्रिय रहेगा, और इन दो हार्मोनों का स्तर बढ़ जाता है। अब जब इन दो हार्मोनों का स्तर बढ़ता है तो हमारे शरीर कैसे रिएक्ट करता है वो देखते हैं। हार्मोन का स्तर बढ़ने से सामान्य ग्लूकोज चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, और इससे शरीर में विशेषकर पेट के आसपास वसा संचय होने लग जाता है। देखिए बात ये कह रहा है कि अगर आप अत्यधिक काम का तनाव ले रहे हैं तो आपके शरीर में क्या होगा, कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी, और दो हार्मोन है कार्टिसोल और एड्रेनालिन, इनका स्तर आपके उसमें बढ़ने लग जाएगा। इसका स्तर अगर आपके बढ़ेगा तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है, खाने को पचाने की जो चीज़ होती है, मेटाबॉलिज्म आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। मेटाबॉलिज्म अगर आपका गड़बड़ होगा तो आपने देखा होगा आपके पेट के आसपास थोड़ी सी चर्बी या फिर उसको क्या बोलते हैं, वसा का संचय धीरे धीरे होने लग जाएगा। तो ये बात पहले रिलेट करिए। दूसरा देखते हैं, आवागमन में अधिक समय व्यतीत होना। अब आपने देखा होगा अगर कोई पर्सन है, दिल्ली के मिड में रह रहा है, गुड़गांव नौकरी करने जा रहा है, तो 1.5-2 घंटा तो उसको अप डाउन में ही लग जाता है। तो अगर इतना वो अप डाउन करता रहेगा तो आराम करने के लिए और व्यायाम करने के लिए समय कैसे निकालेगा। 9 बजे पहुंचना है नौकरी पे, 6 बजे नहा धो के 7 बजे निकलना होगा उसको, वहाँ से 6 बजे निकलेगा, 9 बजे घर पहुंचेगा, खाना खा के सो जाएगा, कुछ व्यायाम के लिए टाइम का है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से व्यायाम और आराम करने का टाइम नहीं मिल रहा है। अगला देखते हैं, नियत समय पर भोजन नहीं करना और लंबे समय तक बैठकर कार्य करना, ये बात सेम है। आप अब जब हम लोग वर्क करते हैं, आप अगर काम की टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो आपकी क्या होगा कि आप लंबे समय तक भोजन नहीं करेंगे, और एक ही जगह जो डेस्क जॉब होती है, एक ही जगह पे बैठ के कार्य कर रहे होंगे। तो इसकी वजह से भी हमारा पाचन तंत्र की क्रिया है और कैलोरी का उपयोग जो है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में प्रभावित होता है, और हमारे शरीर में कहीं ना कहीं डायबिटिक होने का खतरा बढ़ जाता है। शिफ्ट वर्क, मतलब विशेषकर जो लोग रात में काम करते हैं उनको अनियमित नींद होती है ना। आपकी बॉडी का जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो तो यही बना हुआ है कि आपको रात में सोना है, परंतु ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आप रात में नहीं सो रहे, दिन में सो रहे, तो आपका बॉडी का बायोलॉजिकल साइकिल तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अनियमित नींद होगी, और भोजन के कारण इंसुलिन सेंसिटिविटी घटती जाती है कहीं ना कहीं, जिससे कि शरीर में शुगर, शर्करा को शुगर ही बोलते हैं, तो शर्करा का स्तर जो होता है कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से अस्थिर हो जाता है। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी डिफाइन किया गया इसमें कि क्या है। इसका अर्थ है कि हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति कितनी प्रभावी प्रतिक्रिया देता है। देखिए इंसुलिन हमारे शरीर में ही बनता है, परंतु हमारे शरीर उसको प्रतिक्रिया देना चाहिए, तब वो काम कर पाएगा। हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति कितनी प्रभावी प्रतिक्रिया देता है, और रक्त शर्करा को ऊर्जा के रूप में कितनी अच्छी तरह से उपयोग कर पाता है। तो
इंसुलिन सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं। देखिए, हमारे शरीर में जो शुगर होती है, शर्करा जो होता है, उसको इंसुलिन के माध्यम से ऊर्जा में रक्त शर्करा को ऊर्जा के रूप में कितनी अच्छे से उपयोग, जो रक्त शर्करा होती है, जैसे कि आपने कभी ऐसा देखा होगा कि अगर आपको बहुत तेज भूख लग रही है और आपने कोई चॉकलेट खा लिया, कोई मीठी चीज़ खा ली, तो आपको तुरंत एनर्जी आ जाती है। तो हमारे शरीर में जो अगर रक्त शर्करा इंसुलिन का अगर ठीक से काम नहीं करेगा, तो फिर ये प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, परंतु ये सेंसिटिविटी विभिन्न कारणों से टूट रही है। तो सेंसिटिव अगर होगा हमारे शरीर, तो इंसुलिन के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देगा और रक्त शर्करा को ऊर्जा के रूप में बेहतर तरीके से रूपांतरित कर पाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि कारण क्या है उसके, इंसुलिन मतलब डायबिटिक क्यों हो रहे हैं लोग, काम के कारण। अब देखते हैं मधुमेह या फिर डायबिटिक रोग वास्तव में क्या होता है। देखिए, चिरकालिक क्रोनिक गैर संचारी रोग है। गैर संचारी का तो मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे हो रहा है तो आपको नहीं होगा। गैर संचारी एक दूसरे से लोगों में फैलेगा नहीं। चिरकालिक का मतलब भी लंबे समय तक रहता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको आज डायबिटिक हो गए आप, तो 2 महीने 3 महीने या फिर कुछ दिनों में सही हो जाएंगे। लंबे समय तक रहता है। इसके इंसुलिन के फिर इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं, है ना। ये तब होता, कब होता है, जब हमारा पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता। एक कारण तो इसका ये हो गया कि हमारा जो शरीर है उसमें इंसुलिन बनता है, वो नहीं बन पा रहा है। दूसरा क्या है, शरीर उत्पन्न इंसुलिन का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर पाता है। इंसुलिन तो बन रहा है शरीर में, परंतु हमारा शरीर उसको बहुत ही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा। मतलब हमारा शरीर जो है इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं रहा, उपयोग नहीं कर पाता। अब इंसुलिन क्या है ये बताया हुआ है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है कि रक्त में ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े भी नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कम भी नहीं हो। उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन हमारे अंदर है इंसुलिन। अब इसके कुछ प्रकार है डायबिटीज़ के। तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है। देखिए, स्व प्रतिरक्षी ऑटो इम्यून रोग है जिसमें शरीर की जो प्रतिरक्षा, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, अग्नाशय में इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाएं होती है उनको नष्ट कर देता है। ऑटो इम्यून रोग वो होते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उसको खुद ही समाप्त कर देती है, रोग वो होते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है शरीर की, वो क्या कर रही है, अग्नाशय में इंसुलिन बनता है, हम लोग देख के आए हैं अभी। तो इंसुलिन जो बनाती है वो बीटा कोशिकाएं बनाती है और हमारा शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है, वो खुद ही बीटा सेल्स को नष्ट कर देता है, जिसके कारण शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो उसको बोलते हैं टाइप 1 मधुमेह, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज। दूसरा क्या है, टाइप 2 मधुमेह। इसमें शरीर की कोशिकाएं, हमारी जो शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन प्रतिरोधी हो जाती है, यानी कि इंसुलिन के प्रति वो रिएक्ट ही नहीं करती है। एक तो हो गया कि बीटा कोशिकाएं हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम उसने खुद ने नष्ट कर दिया। दूसरा ये कि ठीक है, नष्ट तो नहीं हुई, परंतु हमारे शरीर की जो कोशिकाएं वो इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी होगी। अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन इसमें नहीं कर पाता, जिससे कि रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है इंसान के अंदर। ठीक है, तो ये 2 टाइप होते हैं, दोनों टाइप आपको ध्यान रखना है। गर्भावधि मधुमेह, जब प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो गर्भावस्था के दौरान भी रक्त में कुछ मात्रा में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं गर्भावधि मधुमेह। कुछ टाइम के लिए होता है, फिर खत्म हो जाता है वैसे ना। तो टाइप 1, टाइप 2 और आपका जेस्टेशनल या फिर गर्भावधि मधुमेह। ठीक है, अब सरकार क्या प्रयास कर रही है मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए। तो देखो, सरकार प्रयास कर रही है, सरकार ने एक शुरू किया है ईट राइट इंडिया अभियान। फसाई जो है उसने बोला कि आप अच्छा खाइए, है ना। तो बोला कि स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ जो है को उनके सेवन को बढ़ावा देना, ईट राइट। अगला है फिट इंडिया, यानी कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कीजिए ताकि आप फिट रहेंगे। ऐसा भारत सरकार ने 2019 में इस कार्यक्रम को शुरू किया था कि शरीर को थोड़ा सा एक्टिव रखिए, है ना। राष्ट्रीय, और देखते हैं, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि गैर संचारी रोगों को रोकना है। तो गैर संचारी मधुमेह भी गैर संचारी हम लोग देखें तो उसको भी रोकना है कहीं ना कहीं, कि गैर संचारी रोग हमारे जीवन में नहीं बढ़े। और अभी यही हो रहा है कि गैर संचारी रोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब वर्तमान में जो इनको लाइफ स्टाइल संबंधी डिजीज बोला जाता है वो ज़्यादा बढ़ रही है। हृदय रोग लाइफ स्टाइल संबंधी हो गया, कैंसर लाइफ स्टाइल संबंधी हो गया, मधुमेह लाइफ स्टाइल संबंधी हो गया। तो ये कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो हमें गैर संचारी रोगों की रोकथाम करनी है और नियंत्रण करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल जो होते हैं, लिस्टेड हॉस्पिटल्स, उसमें बोला गया कि द्वितीय और तृतीय स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सेवा जो है उसके लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एक तरह से बीमा पॉलिसी है ना।
तो ये सरकार ने प्रयास किए किसके लिए? आपके मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हमारी चौथी महत्वपूर्ण खबर की। चौथी महत्वपूर्ण खबर है डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नियम 2023 जारी किए गए, 2024-25 जारी किए गए, है ना। तो देखिए क्या है ये, एक 2023 में हम लोग एक्ट लेके आए थे, उसका नाम था डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 का। तो उस 23 के तहत सरकार ने नियम जारी किए। देखिए कोई भी अधिनियम जब आता है, अधिनियम अगर बन गया तो अधिनियम लागू किस प्रकार से होगा? नियम फिर सरकार के द्वारा जारी किया जाता है ना, अधिनियम बनने के बाद। तो ये नियम जारी किए गए हाल ही में। अब ये जो अधिनियम लाया गया था 2023 में, ये अधिनियम जो बना है, तो देखिए उसके पीछे एक केस था कि हमारा जो डाटा है, डाटा, व्यक्तिगत डाटा जो होता है, उसका मिसयूज बहुत सारी कंपनीज वगैरह करते हैं। तो बोला गया था कि 2017 में एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, केस पुत्ता स्वामी केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डाटा होता है, मतलब इंसान की जो प्राइवेसी है, वो एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, तो फिर सरकार धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि व्यक्तिगत डाटा की निष्ठा होनी चाहिए और उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, 2023 में बिल लेके आए और हाल में 2025 में इसके नियम जारी करे गए। ठीक है, ठीक है, ये निष्ठा का अधिकार एक मूल अधिकार है, इसे हम लोग बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो ये नियम जो जारी किए गए हैं उनके बारे में क्या, देखिए अब ये नियम जो है, नियमों के बारे में जनरली यूपीएससी सवाल नहीं पूछेगी आपसे, परंतु फिर भी कुछ कुछ टर्म्स है इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए और अधिनियम के बारे में मोर ओवर ध्यान रखिए, है ना। तो डिजिटल व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए सरकार एक व्यापक ढांचा स्थापित करना चाहती है, उसके लिए सब कुछ ले आई। तो ऐसे डाटा का प्रबंधन करने वाली संस्थाएं डेटा फिड्यूशरी, अब ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, डेटा फिड्यूशरी क्या होता है? डेटा फिड्यूशरी वो होते हैं जो कि डेटा को प्रबंधन करने वाली संस्थाएं के दायित्व, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, ये बात की गई है। व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य, व्यक्तियों के क्या, जिनका डाटा है, यानी कि उसको बोलेंगे डेटा प्रिंसिपल्स या फिर स्वामी। ये दो टर्म आपको बहुत ध्यान रखनी है। डेटा फिड्यूशरी, जिसके पास आपका डाटा गया है वो डेटा फिड्यूशरी। डेटा प्रिंसिपल या स्वामी, हम लोग जिसमें हमारा डाटा जो है। तो डेटा फिड्यूशरी के दायित्व क्या होंगे, ये बात की गई है। और व्यक्ति जो हैं जिनका डाटा है, उनके भी अधिकार और दायित्व कर्तव्य कुछ होंगे, उसको निर्धारित किया गया है ना इसमें। तो दायरा क्या है, बात करते हैं। यह अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डाटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करता है। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा की प्रोसेसिंग क्या होती है? देखिए आपका जितना भी हम लोगों को सबको डाटा है, अब रो डाटा निकालते हैं। जैसे मैं किसी वेबसाइट पे गया, कुछ सर्च किया, आप किसी वेबसाइट पे गया, आपने कुछ सर्च किया, रो डाटा है। अब उसको प्रोसेस करेंगे, रिफाइन करेंगे कि इस आयु वर्ग के जो लोग हैं, वो कितने लोग यहाँ जाके अमेजन पे क्या प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, या फिर मिंत्रा पे क्या प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे किस प्रकार की रील देख रहे हैं। तो एक तरह से जो डाटा होता है उसको रिफाइन करना है, प्रोसेस करना हो गया ना, भले ही वह। तो ये जो डाटा प्रोसेसिंग है, इसको विनियमित कर रहा है ये एक्ट। भले ही वो डाटा क्या है, भारत में कहीं भी एकीकृत किया गया हो, भारत के देश के अंतर्गत कहीं भी एकीकृत किया गया हो, तो उसको प्रोसेसिंग अगर की जा रही तो विनियमित किया जाएगा इस एक्ट के माध्यम से या फिर इन नियमों के माध्यम से। वह डाटा डिजिटल रूप में हो सकता है, डिजिटल रूप में भी हो सकता है। जैसे कि आप किसी ऐप में गए, आप लॉगिन कर रहे हैं, आपका डाटा डाल रहे हैं, नाम डाल रहे हैं, पता डाल रहे हैं, मेल आईडी डाल रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं। या फिर गैर डिजिटल रूप में हो सकता है, जिसको बाद में डिजिटल बनाया गया, आपने कहीं फॉर्म जाके भरा, ऐसा ऑफलाइन फॉर्म आपने डाला और उसको फिर ऑनलाइन उन लोगों ने क्या किया, अपने डाटा में फीड कर लिया। तो उसके ऊपर ये एक्ट लागू होता है डिजिटल डाटा प्रोसेसिंग में। ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण है प्री के लिहाज से, कि भारत के बाहर व्यक्तिगत डाटा की प्रोसेसिंग को भी विनियमित करता है। वो किस प्रकार से? देखिए, अगर कोई कंपनी है, वो भले विदेश की हो, उसने भारत में वस्तुएं सेवाओं की पेशकश की है, भारत में वस्तुएं सेवाएं बेची है, और वो जो भारत के लोगों का डाटा है वो कहीं विदेश जाके स्टोर कर रही है, तो भी भारत सरकार उसके डाटा की प्रोसेसिंग को विनियमित कर सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जनरली हम लोग सोचते हैं कि जो एक्ट और कानून है वो हमारे देश के अंदर ही लागू होंगे, बाहर नहीं होंगे। ऐसा प्री में स्टेटमेंट देकर यूपीएससी आपको फंसा सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, डेटा फिड्यूशरी के क्या दायित्व है इसमें। तो बोला कि उपयोगकर्ता की सहमति, व्यक्तिगत डाटा को संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही प्रोसेस किया सकता है। मेरा डाटा है, मेरी सहमति के बाद ही आप प्रोसेस कर पाओगे। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा लिंक आए, बोले कि यस और नो आप बोलिए, तो थोड़ा सा पढ़ के बोलना है ना। बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत डाटा की प्रोसेसिंग, इसमें क्या है? तो बोला कि इसमें माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक जो है, उनसे सत्यापन किया जाना या उनकी सहमति आवश्यक है बच्चों के लिए
उनके माता पिता, और दिव्यांगजन है उनके माता पिता या फिर कोई कानूनी अभिभावक हो, उनसे सहमति लेने की आपको जरूरी होगी डेटा फिड्यूशियरी को, अगर वो डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो, है ना। प्रवर्तन कैसे होगा, तो एक बोर्ड हम लोग बनाते हैं, डेटा संरक्षण बोर्ड। तो अगर ऐसी कोई उल्लंघन की शिकायतें आती है, मेरा कुछ डाटा ब्रीच हुआ है, तो मैं इस बोर्ड के पास जाऊंगा और ये बोर्ड फिर उसको देखेगा। और इस बोर्ड को हम लोगों ने बोला कि आपको अपनी शक्तियों का क्रियान्वयन करना है, तो आप सिविल कोर्ट की पावर ले लीजिए। सिविल कोर्ट की पावर मतलब आप किसी को समन कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, दस्तावेज देख सकते हैं, इस प्रकार की पावर सिविल कोर्ट की इनको दी गई है। किसको? डेटा संरक्षण बोर्ड को। आगे देखते हैं और क्या मुख्य नियम है इसके। बात तो ऐसे कर लिए। डेटा प्रिंसिपल्स क्या हो गए? व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डाटा तक पहुंचने, उसे सही करने, मेरा जो डाटा है मैं उस तक पहुंचूं, उसको सही करूं, उसको अपडेट करूं या मिटाने के अधिकार मेरे पास ऐसे होंगे, ये नियम जारी करने के बाद, है ना। समयबद्ध क्रियान्वयन, मतलब अब जो ये नियम सरकार ने जारी किए गए, बोला कि जितने भी संस्थान है 18 महीने की अनुपालन अवधि प्रदान की गई है, 18 महीने में इन नियमों को अक्षरशः आपको लागू करना है। इनसे संगठनों के सुचारू नियमन, तो ताकि उनको टाइम भी मिल जाएगा, देखिए थोड़ा सा अपडेशन करने में टाइम लगते है, तो 18 महीने दिए गए। सहमति नोटिस, डेटा फिड्यूशियरी, मैंने आपको बताया कि कौन है डेटा फिड्यूशियरी, जो संस्था है जो डेटा देखती है। स्पष्ट, स्वतंत्र और उद्देश्य विशिष्ट सहमति नोटिस जारी करने होंगे, साथ ही ये नोटिस सरल भाषा में मिलेगी। सहमति नोटिस मतलब मैं वही, मेरे डाटा को अगर प्रोसेस करने वाले हैं तो उनको एक बहुत क्लियर लैंग्वेज में, सरल भाषा में, जो मुझे समझ में आ जाए, उसमें भेजना होगा कि आपके डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर मैं अनुमति दे रहा हूँ तो फिर प्रोसेस कर लीजिए, है ना। डेटा संरक्षण बोर्ड बनाया गया, हमने बताया आपको, ये पूर्णतः डिजिटल संस्था होगी के रूप में कार्य करेगा। इसके नागरिक ऑनलाइन, अगर आपको कोई शिकायत करनी है, ऑनलाइन या पोर्टल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आप शिकायत कीजिए और ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नियमों या उपबंधों पे हमने देखा अभी। ओके, तो ये हमारी जो 4 महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, इनके चारों के बारे में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है अभी। अब बात कर लेते हैं हम लोग संक्षिप्त सुर्खियों की, जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से और भी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला है हमारा गवर्नमेंट शटडाउन। देखिए ये हाल ही में अमेरिका में देखा गया था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में तो खैर बिल को साइन करके वहाँ पे जो अमेरिकन शटडाउन था उसको समाप्त कर दिया है। तो हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट शटडाउन वास्तव में होता क्या है। तो देखिए इसका अर्थ ये तब होता है जब शासन का विधायी अंग, यानी कि जो बिल या अधिनियम बनाते हैं, विधायी अंग जो होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे संसद है अमेरिका में, जो सीनेट और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो विधायी अंग, कार्यकारी अंग जो होता है, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी कैबिनेट के संचालन को वित्त पोषित और अधिकृत करने के लिए आवश्यक बजट या फिर विनियोग विधेयक पारित नहीं कर पाता। मतलब ये है कि सरकार को खर्च करना है कार्यकारी अंग को, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी कैबिनेट को खर्च करना है, तो विधायी अंग से उनको एक बिल पारित करवाना होता है। तो बिल अगर पारित नहीं होता अमेरिका में तो शटडाउन हो जाता है, जरूरी जो पैसे होते हैं सरकार के कार्य संचालन के लिए वो नहीं मिल पाते, है ना। ये सिंपल सी बात ये है। तो वो बिल खैर पारित हो गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस पर साइन भी कर दिया, है ना। तो शटडाउन के प्रभाव क्या होता है? सरकार के कुछ या सभी कार्य ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। तो अमेरिका में यही होता है, हर साल लगभग इसको देखने को मिलता है, अगर आप इस पर नजर रखेंगे तो। आमतौर पर राष्ट्रपति प्रणाली में ऐसा होता है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणाली की एक विशेषता ये होती है, देखिए वहाँ पे शक्तियों का, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है वो कठोरतम रूप में होता है। मतलब विधायिका अमेरिका एकदम से अलग होती है, वहाँ की जो कार्यकारी परिषद कार्यपालिका जो होती है वो एकदम से अलग होती है और विधायिका एकदम से अलग होती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कभी कभी कार्यपालिका और विधायिका के बीच में टसल हो जाता है ना। तो विधायिका और शक्तियों के बीच में सख्त पृथक्करण होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली अपनाई गई तो वहाँ जनरली होता है। संसदीय प्रणाली वाले देशों या जैसे भारत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो विधायिका है उसमें से ही सरकार का गठन होता है और सरकार जो रहती है उसका बहुमत विधायिका में ऑलमोस्ट होता है। जैसे कि लोकसभा में बहुमत होता है, हम देखते हैं कि बिल जो होता है सरकार का जनरली पारित हो जाता है। तो अगर वो बिल पारित होता है उससे पहले हम लोग एक विनियोग विधेयक लेके आते हैं ताकि इस बीच में सरकार का खर्चा चल सके। तो ये अमेरिकी शटडाउन है, थोड़ा सा ध्यान रखिए इसके बारे में, है ना। थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति अपस्फीति, है ना। तो ये क्या है कि थोक कीमतों में गिरावट के कारण थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य जो है 27 महीनों के निचले स्तर पर आ गए और अक्टूबर माह में वापस अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन की स्थिति आ गई है। तो हम लोग इसमें ये डालेंगे होल प्राइस इंडेक्स क्या होता है एंड डिफ्लेशन क्या होता है। देखिए होल प्राइस इंडेक्स आप नाम से समझ रहे होंगे कि वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो बल्क में जब व्यापार किया जा रहा है तब नापी जाती है। तो थोक बाजार में कीमतों में बदलाव का मापन करता है, थोक वस्तुओं का व्यापार बड़ी मात्रा में किया जाता है। और रिटेल जो होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, जो रिटेलर करते हैं ना।
यह केवल मतलब जो ये वस्तु है, जो भी है, जैसे एक्स वस्तु है, उसकी जो बुनियादी कीमत उस पर विचार करेगा, ये विचार नहीं करेगा कि उसमें कर कितना लग रहा है, छूट कितनी लग रही है, परिवहन के साधन कितने उसमें लग रहे हैं। एक सामान्य कीमत जो होती है उसके ऊपर ये विचार करता है, होल प्राइस इंडेक्स, है ना। जारीकर्ता कौन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय जो है उसके द्वारा होल प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये जो कार्यालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और संवर्धन आंतरिक विभाग के अधीन कार्य करता है। मतलब ये जो कार्यालय है आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल, ये हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक विभाग है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग उसके अंतर्गत काम करता है। इसका बेस ईयर भी याद रखना थोड़ा महत्वपूर्ण है, बेस ईयर 2011-12 है किसका, डब्ल्यूपीआई का। अब डिफ्लेशन क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन अगर आप समझ रहे हो, डिफ्लेशन समझ जाएंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है कि वस्तुओं की जो कीमत है वो लगातार बढ़ते जाना, इन्फ्लेशन, है ना। तो डिफ्लेशन क्या है, वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो लगातार डिक्रीज होते जाना, सिंपल सा। वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य मूल्य स्तर में एक निरंतर गिरावट, यह अनिवार्य रूप से नकारात्मक मुद्रास्फीति है, यानी कि नेगेटिव इन्फ्लेशन भी इसको बोलते हैं। इन्फ्लेशन का जस्ट उलट इसमें होता है। इन्फ्लेशन यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ना, तो डिफ्लेशन मतलब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार डिक्रीज होना। ठीक है, आगे बढ़ते। खाड़ी सहयोग परिषद, इसके ऊपर भी एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि इसके मेंबर कौन कौन है। तो खाड़ी सहयोग परिषद ने सदस्य देशों के बीच आवागमन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली जो है उसको शुरू किया है। वन स्टॉप मतलब आप एक जगह आ गए, आपने सारी चेकिंग वगैरह वहाँ पे कर ली, अपने सामानों की सारे डॉक्यूमेंट्स कर लिए, तो फिर आप बाकी जगह घूम सकते हैं। इस प्रकार की है ताकि यात्रियों को थोड़ी सुविधा हो सके ना। जैसे अमेरिका नहीं, यूरोप में चलता है कि एक अगर आपने वीज़ा ले लिया, सेंजन वीज़ा इसको बोलते हैं, तो बाकी देश जा सकते हैं, उनका वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो जीसीसी क्या है, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। गल्फ खाड़ी जो है उसके देश है और एक आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन है ये। देशों की बात करें तो उसमें 6 देश लगभग शामिल है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। सवाल जो आया था आई गेस वो आया था कि इसमें ईरान दिया हुआ था ऑप्शन में कि सदस्य है या नहीं है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि सभी देशों के बीच में समन्वय, एकीकरण और अंतर संबंध जो है वो स्थापित करना। वन स्टॉप यात्रा प्रणाली क्या हो गई, यह यात्रियों को प्रस्थान से पहले एक ही चेक पॉइंट पर सभी प्रक्रियाएं पूरे करने में सक्षम बनाएगी, जैसे कि आवर्जन, इमिग्रेशन, सीमा शुल्क, सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया, जो मैंने आपको बताया, सिंपल सा है ना। जीसीसी की स्थापना कब हुई, सदस्य क्या है ये थोड़ा मेनली ध्यान रखिए, है ना। कोलंबस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसके भी मेंबर आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है नई दिल्ली में होने वाला, अभी एक नई दिल्ली में होने वाला है कोलंबस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बैठक में बोला कि बांग्लादेश जी आप भी आ जाइए। बांग्लादेश, हमारे संबंध अभी बहुत ठीक नहीं चल रहे, परंतु एनएसए ने बोला कि ठीक है बांग्लादेश को भी बुला लेते हैं क्योंकि हिंद महासागर सागर क्षेत्र की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो कोलंबस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या 2020 में स्थापित किया था। क्षेत्रीय सुरक्षा एक समूह है एक तरह से, कि सदस्य देश जो हैं आसपास के वो समान चिंता या सारी चिंता वाली अंतर्राष्ट्रीय खतरों और चुनौतियां जो हैं उस पर बैठकर बातचीत कर सके और एक साझा सिक्योरिटी का कुछ एक तरह से लेआउट बना सके, है ना। तो सदस्य क्या है, भारत है, भारत के बाजू में श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव है, 4 सदस्य देश। अब हम बोल रहे हैं कि बांग्लादेश भी इसमें शामिल होगा, है ना। अगला ये बोला कि सेशल्स जो है एक पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर नेशन के रूप में इसमें आता है। 5 स्तंभ इसकी सुरक्षा के, वो क्या है, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, आतंकवाद से निपटना, समुद्री डकैती जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है आपके हिंद महासागर क्षेत्र में, उससे निपटना, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से लड़ना, साइबर सुरक्षा और मानवीय सहायता कैसे प्रदान की जाए अगर कोई आपदा आती है हिंद महासागर क्षेत्र में तो उससे। ठीक है, तो कोलंबस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये बस इतना ध्यान कि कोलंबो की सुरक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है ना। ओवरऑल 4-5 देश जो है वो मिलकर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं, वो है ये, है ना। गरुड़ अभ्यास, देखिए हाल ही में अभ्यास जो है फ्रांस में हो रहा है और ये गरुड़ अभ्यास जो है भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच में किया जाता है। अब फ्रांस ने वायुसेना और अंतरिक्ष बल को भी इसमें शामिल कर लिया। मेनली आपको ध्यान रखना है कि गरुड़ सैन्य अभ्यास किसके बीच में किया जा रहा है, फ्रांस की वायुसेना और भारत की वायुसेना, एंड वर्तमान में जो हुआ वो फ्रांस में हो रहा है ना। 2025 का जो संस्करण है वो कहाँ किया जा रहा है, फ्रांस के मोंट दे मार्सन एयरबेस में आयोजित किया जा रहा है। तुकारना झील, इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या है।
देखिए, हाल ही अध्ययनों से पता लगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण तुकार्ना झील के जल स्तर में गिरावट, इस क्षेत्र में भूकंप गतिविधियां बढ़ गई। मतलब क्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो तुकार्ना झील में जितना पानी था पहले वो कम हुआ। पानी कम हुआ तो कहीं ना कहीं ये जिस एरिया में तुकार्ना झील थी वहाँ पर प्रेशर कम हुआ जमीन के ऊपर, तो भूकंपीय गतिविधियां थोड़ी बढ़ रही है, ऐसी बात इसमें करी जा रही है ना। जब किसी झील का जल स्तर गिरता है तो कम हुए जल के भार के कारण भूपृष्ठ पर दबाव कम होता है और भ्रंश जो फॉल्ट होता है उसमें हलचल की संभावना बढ़ जाती है और भूकंप आने की आकांक्षा में वृद्धि होने लग जाती है, और यही तुकार्ना झील में हो रहा है। तुकार्ना झील दिखते हैं कहाँ? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है और सबसे बड़ी क्षारीय झील है। ठीक है, मरुस्थल, अगर किसी दुनिया में मरुस्थल में सबसे बड़ी झील भी यही है और सबसे बड़ी क्षारीय लवणी झील भी यही है। क्षारीय झील, सॉरी, लवणी नहीं, क्षारीय झील भी है ना। बेसिक मतलब एक तरह से। मुख्य रूप से केन्या में, ये बात भी ध्यान रखनी है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो इथोपिया में, यानी कि दो कंट्रीज में, केन्या और इथोपिया में, इसमें जो जल आता है वो 90% जल आता है वो ओमो नदी से आता है और ये नदी इथोपिया में प्रभावित होती है। ओमो नदी कहाँ प्रभावित होती है? आपकी इथोपिया में। ठीक है, तुकार्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है, तुकार्ना झील राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसे 1997 में विश्व धरोहर सूची यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। तो तुकार्ना झील के बारे में ध्यान रखना कि विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है, केन्या और इथोपिया दो देशों में, है ना। होर्मुज जल डमरूमद हर हफ्ते न्यूज में रहता है। ईरानी सुरक्षा बलों ने होर्मुज जल डमरूमद के उच्च सल्फर गैसोलीन युक्त टैंकर को रोका और इसे ईरानी जल क्षेत्र की ओर प्रवेश कर ले गए। मतलब ऐसा कुछ टैंकर वहां पे आया होगा अनधिकृत रूप से, तो उन्होंने कैप्चर कर लिया और अपने क्षेत्र में ले गए। होर्मुज जल डमरूमद के बारे में देखिए, ये रहा स्टेट ऑफ होर्मुज, है ना। एक साइड है इसके पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, एक साइड है गल्फ ऑफ ओमान, इधर है आपके इसके ईरान और इधर है इसके ओमान। ओमान भी है, हाँ ओमान ही है ना। तो अब यही बात इसमें बात बताई गई है कि कौन कौन सा कनेक्टेड है। तो ये जो स्ट्रेट है ये ईरान और मुदस्सम प्रायद्वीप या फिर ओमान, ईरान और ओमान के बीच में स्थित है, ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। मुदस्सम प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी विस्तार है। ठीक है, एक उसको बात ध्यान रखिए, मुदस्सम प्रायद्वीप यहाँ पर है जो कि क्या है, अरब प्रायद्वीप का उत्तरी विस्तार है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शियन को ओमान की खाड़ी, और ये ओमान की खाड़ी आगे जाके आपके अरब सागर से जुड़ती है, तो अरब सागर से जुड़ती है। रणनीतिक महत्व क्या है? विश्व का लगभग 25% तेल व्यापार जो है इस स्ट्रेट से होकर गुजरता है, और यहाँ पे ईरान बहुत पावरफुल है। तो ईरान हमेशा जब भी उसके ऊपर कोई हमला होता है, कुछ भी बात होती है, तो हमेशा ये धमकी देता है कि मैं इस स्ट्रेट को बंद कर दूंगा। इस स्ट्रेट को अगर बंद कर दूंगा तो होगा ये कि विश्व में तेल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। ये बात करते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब एक सुर्खियों में रहा स्थल है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या है। ग्रीनलैंड, इसकी राजधानी है नुवुक, नुवक। ये ग्रीनलैंड, ये रहा, डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार बोले थे कि इनको ले लेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। तो ग्रीनलैंड की संसद ने एक कानून अपनाया है जो इस द्वीप पर विदेशियों के संपत्ति अधिकार को सीमित करता है। मतलब विदेशी जो लोग हैं वो ग्रीनलैंड में आके बहुत जमीन नहीं खरीद पाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निकल चीजें रखी गई है कि उनके संपत्ति अधिकार वहां पे सीमित होंगे। ग्रीनलैंड की संसद ने ये बात बोली है। तो भौगोलिक अवस्थिति क्या है? डेनमार्क का जो साम्राज्य, डेनमार्क का उसका हिस्सा है, परंतु इसको व्यापक रूप से एक तरह से ऑटोनॉमी प्रदान की गई कि ठीक है, आप अपनी अपनी चीजें आप हिसाब से कर सकते हैं। ये यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। सीमावर्ती देश अगर बात करें तो सबसे निकट इसका पड़ोसी है कनाडा। कनाडा का भी एलिस मेरे द्वीप है, वो है, और इसके उत्तर में केवल 16 किलोमीटर मील दूरी पर है। मतलब ये बोल रहा है कि ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, तो इसके उत्तर में जो बात करी जा रही है कि कहीं ना कहीं कनाडा का एक द्वीप है यहाँ पे कहीं, जो कि इससे 16 मील दूरी पर है ना। इसका निकटतम यूरोपीय देश की अगर बात करें तो आइसलैंड है। आइसलैंड इसका निकटतम यूरोपीय देश है। यहाँ दिया हुआ कि ये रहा आइसलैंड। ठीक है, भौगोलिक विशेषताओं की इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह बात ध्यान रखिएगा, है ना,
इंपॉर्टेंट है प्री के लिहाज से। अंटार्कटिका के बाद विश्व में सर्वाधिक हिम चादर अगर कहीं है तो वो ग्रीनलैंड में है ना, मतलब बर्फ की जो चादर हो है। यह ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोलर जोन में स्थित है, ठीक है, जहाँ सर्दियों में तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है और गर्मियों में तापमान शायद ही कभी 10-15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है यहाँ पे। तो पोलर रीजन में अगर कोई स्थित होगा तो वहाँ टेम्परेचर बहुत नेगेटिव होता है ऑलरेडी, है ना। ग्रीनलैंड के निवासी गर्मियों में 24 घंटे की धूप का अनुभव करते हैं, ये बात भी थोड़ी सी ध्यान रखिए। ये देखिए जैसे हम लोग ज्योग्राफी में मैपिंग पढ़ते हैं, तो मैपिंग में अगर कुछ एरिया आइडेंटिफाई करने हो तो ऐसे जो न्यूज़ में रहते हैं महीने 4-5-6-7 ऐसी न्यूज़ रहती है, उनको थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, ताकि हमारे ज्योग्राफी में 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ वाले, वो सही हो सके, है ना। ओके, तो आज का जो न्यूज़ टुडे था, संक्षिप्त सुर्खियाँ और आपके सुर्खियों में रहा स्थल और 4 मेज़ जो है हमारी, हमने इनको डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है ये जो डिस्कशन है आपकी जो तैयारी एग्ज़ाम की उसमें लाभदायक होगा। और ऐसे ही न्यूज़ टुडे के अन्य सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।